हर साल इंडिया के कोने कोने से एक सपना शुरू होता है। आईएएस। एक छोटे से गांव से लेके बड़े से शहर तक, एक छोटी सी कॉलोनी से लेके पूरे के पूरे शहर तक, एक बिजनेसमैन की फैमिली से लेके एक गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान के घर तक। सिर्फ एक सपना, एक आईएएस ऑफिसर। एक ऐसा सपना जो कि इतना बड़ा लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी उस पर रखना रीजनेबल लगता है। और हर साल 13 लाख से भी ज्यादा बच्चे उस एग्जाम की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम देते हैं। जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करके मेंस एग्जाम तक जाते हैं उनका नंबर होता है 14 से 15 हज़ार तक। जो स्टूडेंट्स अपना मेंस का एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू की तरफ जाते हैं उनका नंबर होता है सिर्फ 2 से 3 हज़ार के बीच में। और फिर जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होती है उसमें सिर्फ 1000 से लेके 1500 टोटल स्टूडेंट्स होते हैं। 13 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स, मतलब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी है, अगर आप अच्छे से मेहनत भी करोगे तब भी, तो सिर्फ 0.07%। अगर आप एक लॉटरी खेलोगे इसकी जगह तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप उस लॉटरी में कोई रिवॉर्ड जीत जाओ। लेकिन ये नंबर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक इंसान है जिसने सालों तक सेक्रीफाइस किया, जिसने अपने करियर को रोक के रखा, जिसने की अपने 20s, वो साल जो कभी भी वापस नहीं आते, एक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में दे दिए। और ये डॉक्यूमेंट्री उनके बारे में नहीं है कि जो जीतते हैं, ये उनके बारे में है जो नहीं जीते, जिनकी स्टोरी कोई नहीं सुनाता। क्योंकि जो एक बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो पूरा इंडिया उसको सेलिब्रेट करता है, रिलेटिव्स खुश होते हैं, फ़ोन कर करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो बच्चे न्यूज़ में आते हैं। लेकिन उन 13 लाख बच्चों में से 12,99,000 बच्चे जो कि वापस अपने घर चले जाते हैं चुपचाप, उनको कोई नहीं पूछता कि आप अब कैसा फील कर रहे हो, आपके 20s के साल कहाँ गए, वो इंसान अब कौन है जो कि आप पहले थे। आज हम वही पूछने की कोशिश करेंगे। पहले समझते क्यों। क्यों सिर्फ यूपीएससी, क्यों आईएएस, क्यों सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए एक जनरेशन अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है। और इसका आंसर सिर्फ एक ही वर्ड में है, पावर। लेकिन सिर्फ पावर नहीं, एक और चीज़, लेजिटिमेसी। इंडिया में एक आईएएस ऑफिसर वो इंसान होता है जिसके हाथ में लिटरली एक पूरी डिस्ट्रिक्ट की ज़िंदगी होती है। रोड्स, हॉस्पिटल्स, लॉ एनफोर्समेंट्स, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, लैंड रिकॉर्ड्स, डेवलपमेंट फंड्स। एक कलेक्टर, एक आईएएस, वो सब कंट्रोल करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान की डेली रियलिटी है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आप जेन्युइनली किसी का भला कर सकते हो, किसी की ज़िंदगी बदल सकते हो, किसी कम्युनिटी को एक बेटर फ्यूचर दे सकते हो। ये जो एस्पिरेशन होती है कि मुझे आईएएस बनना है, जेन्युइन एस्पिरेशन, इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में हिस्टोरिकली एक गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी की तरह थी। प्राइवेट सेक्टर अनसर्टेन था, बिजनेस रिस्की था, और एक गवर्नमेंट जॉब और ऊपर से वो भी आईएएस, वो एक गारंटी थी और एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड मानी जाती है। और यही कॉम्बिनेशन, ये पावरफुल इमोशनली लोडेड कॉम्बिनेशन एक इंसान को सालों तक अपने पीछे लगाए रखता है। और जब ये सपना टूट जाता है तो जो उस सपने के टूटने से दर्द होता है वो टूटना उतना ही पेनफुल होता है। एक चीज़ होती है जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हो, पहले साल सब कुछ ठीक लगता है। आप सोचते हो बस एक साल मेहनत करेंगे और रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। लेकिन फिर प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो, या प्रीलिम्स में पास होते हो और मेंस में आके फेल हो जाते हो, या मेंस भी क्लियर कर देते हो लेकिन इंटरव्यू में आके फेल हो जाते हो। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, इंटरव्यू तक पहुंचना, लेकिन वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जब आपका नाम नहीं आता। और आप फिर से सोचते हो एक साल और, अगर इतने आगे आ गए हो, इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, तो एक और साल से क्या जाता है। ये जो एक लाइन है, संक कॉस्ट फॉलिसी है। ये बिहेवियर इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे डेनियल कहनीमैन और एमोस वर्स्किन ने अपनी डेकेड्स ऑफ रिसर्च में डॉक्यूमेंट किया। संक कॉस्ट फॉलिसी का मतलब है हम पास्ट में जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, टाइम, मनी और एनर्जी, उसी वजह से फ्यूचर डिसीजंस करते हैं, चाहे लॉजिकली वो डिसीजन गलत ही क्यों ना हो। एक साल, फिर दूसरा साल और फिर तीसरा साल, ग्रेजुअल, ऑलमोस्ट इनविजिबल, जैसे कि पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इंडिया में यूपीएससी एग्जाम की कुछ लिमिट्स बनाई हुई है, मैक्सिमम लिमिट्स, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स 32 साल की उम्र तक, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स
और SC/STs के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स 37 ईयर्स ऑफ एज तक। मतलब एक इंसान थियोरेटिकली अपनी पूरी जवानी यूपीएससी के नाम कर सकता है, और हजारों लोग करते हैं। अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेड स्टोरी बताऊंगा, लेकिन फॉर प्राइवेसी रीजंस मैं आपको स्टूडेंट का नाम नहीं बताऊंगा असली। तो इस वीडियो में हम उसे बुलाएंगे अर्जुन सिंह। राजस्थान के एक छोटे से शहर से अर्जुन सिंह ने 2014 में अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की, वो भी अपनी ग्रेजुएशन के बाद 22 साल की उम्र में। 6 अटेम्प्ट्स दे दिए लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। फिर 2020 में 28 साल की उम्र में वो एक ऐसी जगह पे था जहाँ की वो ना पीछे जा सकता था और ना ही आगे। ये जो 6 साल की प्रिपरेशन थी उसकी, उसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई डिग्री नहीं मिलती उस चीज़ के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले होते हैं वो ऑब्वियसली जो फ्रेशर्स होते हैं, ग्रेजुएट, वो उनको ही हायर करना चाहते हैं। और अर्जुन सिंह जैसा इंसान एक्सपीरियंस इन नथिंग द वर्ड वैल्यूड ऑन पेपर, टू देम ही वॉज इनविजिबल। और उसने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी यूथ कहाँ गई। एक दिन मैं 22 साल का था और अगले दिन मैं 28 साल का हो गया, और बाकी के मेरे 6 साल यूपीएससी के पेजेस में है, रियल लाइफ में नहीं। अर्जुन सिंह अकेला नहीं है। यूपीएससी कोचिंग हब बने शहर, दिल्ली का मुखर्जी नगर, प्रयागराज, जयपुर, इन जगहों पर आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके लिए टाइम एक अलग कंसेप्ट बन गया। वहाँ पे साल तो पास होते हैं लेकिन एग्ज़ाम डेट्स के बीच में, जनवरी से जून तक, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, रिजल्ट, और फिर जनवरी फिर से। एक लूप, एक एंडलेस कंज्यूमिंग लूप। 22 साल की उम्र में सपना शुरू होता है और 28 साल की उम्र में आके आंखें खुलती है और दुनिया बड़ी हो चुकी होती है। अब वो जगह जो सबसे डार्क है, वो मोमेंट जब यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं रहता, वो आप खुद बन जाते हो। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं आइडेंटिटी फ्यूजन। एक ऐसी स्टेट जहाँ की आपकी पर्सनल आइडेंटिटी और एक एक्सटर्नल गोल इतना मर्ज हो जाते हो कि दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल लगता है। लूजिंग द गोल फील्स लूजिंग द सेल्फ। सोचो, एक एस्पिरेंट की डेली की कॉन्वर्जेशंस कैसी होती होगी। रिलेटिव्स पूछते हैं बार बार यूपीएससी कब क्लियर होगा, दोस्त पूछते हैं कि क्या चल रहा है एग्ज़ाम में, पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है। आप एक आईएएस एस्पिरेंट बन जाते हो, यूपीएससी आपकी इंट्रोडक्शन बन जाती है और एग्ज़ाम आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब आप फेल कर जाते हो तो आपको ये फील नहीं होता कि आप एक एग्ज़ाम में फेल होगे, आपको लगता है कि आप खुद फेल होगे अपनी लाइफ के अंदर, या आपने खुद को ही फेल कर दिया। ये जो डिस्टिंक्शन है एग्ज़ाम में फेल होना वर्सेस खुद फेल हो जाना, ये एक साइकोलॉजिकल लाइन है जिसके क्रॉस करते ही एक इंसान डेंजरस जगह पहुंच जाता है। इसमें एक और लेयर है। इंडिया में क्विट करने को वीकनेस माना जाता है। अगर आपने एक बार अनाउंसमेंट कर दी कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो वापस जाना सोशल सुसाइड जैसा लगता है। रिलेटिव्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि हार गया, हार मान ली, निकम्मा था या मेहनत ही नहीं था। तो इसी डर की वजह से एक एस्पिरेंट कंटिन्यू करता है चाहे उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो। एग्ज़ाम के लिए नहीं, सोशल जजमेंट से बचने के लिए। वो मेहनत से नहीं बढ़ रहा होता अपनी, वो एक डर की वजह से बढ़ रहा होता है। कुछ सपने हम इसलिए परस्यू करते हैं क्योंकि वो हमें एक्साइट करते हैं, और कुछ सपने हम इसलिए परस्यू करते हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं। दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, और एक टाइम के बाद एक एस्पिरेंट खुद भी नहीं जानता कि वो कौन सी वजह से तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, लेकिन इसका मतलब है कि जो आप चूज़ नहीं करते वो भी कुछ कॉस्ट करता है। एक चीज़ चूज़ करने की कीमत दूसरी चीज़ का ना होना भी है। एक 22 साल का इंसान जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है, वो एक ऐसी दुनिया में नहीं एंटर करता जहाँ की करियर स्लोली ग्रो करता है। वो स्किल्स डेवलप नहीं करता जो कि प्राइवेट सेक्टर में 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलती है। वो एक प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं बनाता, वो अपनी फर्स्ट सैलरी नहीं कमाता, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होता। 28 साल की उम्र में जब अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं, उनका कॉलेज बैचमेट जो कि इंजीनियरिंग में गया था, वो अब अपनी टीम लीड कर रहा होता है, काफ़ी अर्निंग्स कर रहा होता है, अपनी पहली कार देता है, शादी कर देता है, अपना नया घर दे रहा है। और दूसरी तरफ ये एस्पिरेंट सिर्फ बुक्स के साथ फील करता है एक ऐसा डिस्टेंस जो कि क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फील करना बहुत ईजी होता है। ये कंपैरिजन का डर नहीं है,
ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वेट है, जो कि रियल है, जो कि मेजरेबल है। फाइनेंशियल कॉस्ट भी कैलकुलेट करो। दिल्ली या प्रयागराज में जो टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो 1 से 2 लाख चार्ज करते हैं एनुअली, प्लस रेंट, प्लस फूड, प्लस स्टडी मटेरियल। कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी करो तो 5 साल की प्रिपरेशन में 15 से 20 लाख आती है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट एनॉर्मस है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक फैमिली का पैसा है, पेरेंट्स की सेविंग्स है, किसी की ज़िंदगी भर की मेहनत का पैसा है, जो कि फेल होने पे वापस नहीं आता। रिलेशनशिप सफ़र करते हैं, दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, मैरिजेस डिले होती है, कुछ तो कैंसिल हो जाती है। और सबसे इनविजिबल कॉस्ट, कॉन्फिडेंस का खो जाना। जब आप कॉन्स्टेंटली फेल होते हो एक ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें आप अपना सब कुछ दे रहे होते हो, तब आपका सेल्फ वर्थ इरोड होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हर रिजल्ट के साथ, उस हर मेरिट लिस्ट के साथ जिसमें आपका नाम नहीं होता। वो लोग जो कभी कॉन्फिडेंट थे वो धीरे धीरे अपोलोजेटिक हो जाते। वो लोग जो बोल्डली अपने सपने देखते थे वो सीधा आंखों में भी नहीं देख पाते बाद में, जब कोई उन्हें पूछता है कि लाइफ में क्या चल रहा है। अब मैं आपको वो नंबर्स बताऊंगा जो कि पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी जिन्हें कोई कॉन्टेक्स्ट में नहीं देता। यूपीएससी 2023 में 13.27 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। उनमें से एक्चुअली 6.5 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। जो मेंस के लिए अपेयर हुए थे वो थे रफली 15 से 20 हज़ार। जो इंटरव्यू में गए वो गए कोई 2 से 3 हज़ार। और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में 1000 से 1500 के बीच में। अगर आप सीधा कैलकुलेट भी करोगे तो जो लोग प्रीलिम्स में अपेयर हुए थे उनमें से सिर्फ 0.015% सिलेक्ट हुए। मतलब अगर एक एग्ज़ाम हॉल में 10,000 स्टूडेंट्स बैठेंगे तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर होगा और बाकी 9,999 स्टूडेंट्स फेल होकर अपने घर में जाएंगे। और वो भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपना पैसा देकर। ये कोई कंपटीशन है ही नहीं, ये एलिमिनेशन है। अब एक और डायमेंशन है, एज और अटेम्प्ट्स। स्टडीज सजेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स करते हैं। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, मतलब एक लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल अपने 20 से लेके अपने मिड टू लेट 20s पूरे इस एग्ज़ाम को दे देते। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर टिपिकली प्रेफर करता है फ्रेशर्स या अर्ली करियर प्रोफेशनल्स। एक 28 से 29 साल का इंसान जिसके पास 5 साल का यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कोई इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल नहीं, उस टाइम पे वो जॉब मार्केट में एक ऑकवर्ड पोजीशन में होता है। ये वो गैप है जिसे कि हमारा सिस्टम एक्नॉलेज ही नहीं करता। यूपीएससी सिस्टम एक मैसिव फनल है। ऊपर से काफ़ी सारे लोग एंटर करते हैं, लेकिन नीचे से काफ़ी कम लोग बाहर निकलते हैं। जो नीचे से निकलते हैं उनके लिए एक्सेलेंट करियर होता है, लेकिन जो नहीं निकलते उनके पास हमारे सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी सेफ्टी नेट नहीं है। एक एग्ज़ाम जिस पर इंडिया में इतने सारे लोगों की लाइफ डिपेंडेंट होती है, उसमें सोसाइटी कभी भी ये बात नहीं करती कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। अब वो टॉपिक जिसे कि लोग डिस्कस तो करते हैं लेकिन सिर्फ नंबर्स की तरह, कभी इंसान की तरह नहीं। मेंटल हेल्थ। यूपीएससी प्रिपरेशन जोन्स, दिल्ली का मुखर्जी नगर, प्रयागराज, जयपुर, ये सिर्फ कोचिंग हब्स नहीं है। ये वो जगहें हैं जहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर इनविजिबल और कांस्टेंट है। सोचो एक दिन कैसा होता है, सुबह उठना 5 या 6 बजे, घंटों पढ़ना, इंफॉर्मेशन का एक एनॉर्मस एवलॉन्च, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ एक साथ। बार बार रिविजन्स, मॉक टेस्ट, PYQs, रैंक कंपैरिजंस, और ये शेड्यूल हफ्तों की नहीं, सालों तक। एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान फील करता है। एग्ज़ाम डेट आता है, नर्वस होते हैं। जब रिजल्ट वाला दिन आता है तो दिल धड़कता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब एंग्जाइटी क्रॉनिक हो जाए, जब वो रोज़ होए, आपको सोने में दिक्कत होए, डिस्टर्बेंस होए, मुश्किल होए, आपको कुछ भी खाना खाने का मन ना करे, चाहे वो आपकी फेवरेट चीज़ें क्यों ना हो, तब ये नॉर्मल नहीं है। तब ये एक क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है। बर्नआउट भी इसी कैटेगरी में है। 2019 में WHO ने
बर्नआउट को ऑफिशियली इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में इंक्लूड किया। एक ऐसी स्टेट ऑफ क्रॉनिक एग्जॉशन, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, जो कि प्रोलॉन्ग्ड अनरिलीव्ड स्ट्रेस के बाद आती है। और यूपीएससी प्रिपरेशन एक टेक्स्ट बुक्स केस स्टडी है बर्नआउट की। अब वो हिस्सा जो कि सबसे केयरफुल तरीके से डिस्कस करना चाहिए, स्टूडेंट सुसाइड्स इन एग्जाम प्रिपरेशन जोन्स। ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। प्राइमरी जेई नीट के लिए जाना जाता है, लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन के शहर भी इस ट्रेजेडीज से अनजान नहीं है। मैं यहाँ कुछ भी सेंसेशनलाइज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक सिस्टम जिसमें कि 13 लाख लोग एंटर करते हैं और सिर्फ 1000 लोग निकलते हैं, और जिसमें फेलियर की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो साइकोलॉजिकली इतनी ज़्यादा हैवी है। इसी सिस्टम को मेंटल हेल्थ आउटकम्स की जिम्मेदारी भी देनी चाहिए, और अभी ये जिम्मेदारी कोई भी नहीं दे रहा। एक कंसेप्ट है जिसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन कोई इसे नोटिस नहीं करता, सर्वाइवरशिप बायस। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन अपने प्लेन्स को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते थे, जो कि एनिमी फायर से बच के आते थे। उन्होंने एनालाइज किया कि प्लेन के कौन से हिस्से डैमेज हुए थे और डिसाइड किया कि वहाँ पे आर्मर लगाओ। एक स्टैटिस्टिशियन, आर्मर वॉर्ड, एब्राहम वॉर्ड, उन्होंने एक अनकंफर्टेबल पॉइंट रेज किया। वो प्लेन्स जो कि डैमेज के बाद वापस आए, वो सर्वाइव किए थे, मतलब कि उनका डैमेज फेटल नहीं था। इंजीनियर सिर्फ उन्हीं प्लेन से सीख रहे थे जो कि बच गए, ना कि वो प्लेन्स जो कि नहीं बचे। इसी चीज़ को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हम सिर्फ उन्हीं लोगों की स्टोरी सुनते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं, और उन सभी को भूल जाते हैं जो कि नहीं करते। और यूपीएससी में भी एग्जैक्टली यही होता है। कोई आईएएस क्लियर करता है, उसके बारे में न्यूज़ आती है, इंटरव्यूज़ आते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ आती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैनर लगाते हैं कि हमारा स्टूडेंट टॉपर, लेकिन वो 12,99,000 बच्चे जो कि फेल हो जाते हैं, वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी इंटरव्यूज़ के, बिना किसी सेलिब्रेशन के। ये जो बच्चे घर चले जाते हैं चुपचाप, ये क्वाइटली फिर से अपना कॉन्फिडेंस, अपने रिलेशनशिप्स, अपने करियर फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, अकेले चुपचाप। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी सर्वाइवरशिप बायस को एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके बैनर पे 150 सिलेक्शंस दिस ईयर, लेकिन रियलिटी में उन 150 बच्चों ने जो कि उस इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, वो हज़ारों में से थे। उनका सक्सेस रेट भी 2 से 3% होता है मुश्किल से, लेकिन बैनर्स हमें दिखाता है 100% सक्सेस रेट। वो हमें फेलियर्स देखने ही नहीं देते, और हम एज अ सोसाइटी इन बैनर्स को बिलीव भी कर देते हैं। इसलिए नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। उन 150 बच्चों में से हम भी हो सकते हैं। ये जो होप है, ये अच्छी भी है और बुरी भी, दोनों एक ही टाइम पे। एक मोमेंट पे रुको। इंडिया में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? इंडिया में सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन क्या है? इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, आईआईटी करो, आईआईएम करो, फिर एक अच्छी बड़ी सी कंपनी में जॉब करो, सेटल हो जाओ, या कोई अच्छी से गवर्नमेंट जॉब करो, तब आप सक्सेसफुल हो। ये जो डेफिनेशन है ये इतनी छोटी सी है, इतनी नैरो है, इतनी रिजिड है, इतनी लिमिटेड है, और यही पर्टिकुलर डेफिनेशन इंडिया में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बर्डन बन जाती है, क्योंकि यूपीएससी में सक्सेसफुल एक ही डेफिनेशन है, क्लियर करना और आईएएस बनना। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या? अगर सक्सेसफुल सिर्फ यूपीएससी क्लियर करना है, तो हम उन 12,99,000 बच्चों को क्या कहेंगे जो कि ये नहीं कर पाए? फेलियर, वो भी 12,99,000। अगर आप इस क्वेश्चन को जेन्युइनली फील करोगे और समझोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एक इंसान ने 6 साल पढ़ा, स्टेट सिविल सर्विसेज में सिलेक्टेड हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट में वैल्यूएबल काम किया, हज़ारों लोगों की लाइफ बेटर की, पब्लिक रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम अचीवमेंट्स के साथ है, लेकिन यूपीएससी नहीं कर पाया। तो क्या वो फेल हो गया? इंडिया में काफ़ी लोगों के लिए इसका आंसर अनकंफर्टेबल है, जो कि हाँ, क्योंकि वो आईएएस नहीं बना, सिर्फ स्टेट सर्विस में गया। और ये जो सोच है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है एक कंट्री के लिए। एक 28 साल का इंसान जिसने यूपीएससी के लिए अपने 6 साल दे दिए, वो इन 6 सालों में इतना सब कुछ सीखता है कि वो प्रैक्टिकली किसी भी डोमेन में जाके वैल्यूएबल हो सकता है। वो एनालिसिस कर सकता है, वो सिंथेसाइज कर सकता है, वो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ समझता है। वो एक डीपली इन्फॉर्म्ड, सीरियस थिंकिंग सिटीजन है। लेकिन हमारी सोसाइटी उसको एक ही वर्ड में डिफाइन कर देती है, फेड यूपीएससी एस्पिरेंट। ये जो वर्ड है फेड, अकेला,
बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना एक्नॉलेजमेंट के इस इंसान ने कुछ रियल मीनिंगफुल एक्वायर किया। अब वो प्रैक्टिकल रियलिटी जो कि कोई भी नहीं दिखाता। क्या होता है जब एक इंसान डिसाइड करता है कि अब उसे यूपीएससी के आगे जाना है? पहली जो फीलिंग होती है वो रिलीफ बिल्कुल भी नहीं होती, ऑलमोस्ट कभी भी नहीं। पहली फीलिंग होती है ग्रीफ। ये जो ग्रीफ होता है ये एक सपने की डेथ की वजह से होता है और ये जेन्युइन ग्रीफ है। साइकोलॉजी में एलिजाबेथ क्यूबलर-रॉस ने ग्रीफ के स्टेजेस डिस्क्राइब किए: डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि एग्ज़ाम छोड़ रहा है वो इन्हीं स्टेजेस से गुजरता है, लेकिन सोसाइटी उसे ये ग्रीफ फील करने की परमिशन ही नहीं देती। उस टाइम पर लोग बोलते हैं कि आगे बढ़ो, लाइफ में और कुछ भी बहुत है। जैसे कि ये 4-6 साल की जो तैयारी थी ये एक छोटी सी ट्रिप थी जिसे ईजिली मूव ऑन किया जा सकता है। और फिर एक प्रैक्टिकल कन्फ्यूजन आता। अब 27-28 साल की उम्र में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं। रिज्यूमे पे क्या लिखोगे? यूपीएससी एस्पिरेंट। और रिज्यूमे में ये जो इतने ईयर्स का गैप होगा उसका क्या रीज़न दोगे? कि मैं एक सपने के पीछे जा रहा था कि जो मैं पूरा ना कर सका।